नमस्कार और इस नए हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव प्रगति के उन हजारों सालों के अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं जिसने प्राचीन भारत की नींव रखी। सच कहूं तो ये कहानी महज अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद से शुरू होकर ज्ञान और शिक्षा के बिल्कुल सर्वोच्च शिखरों तक पहुंचने की एक कमाल की गाथा है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जो सभ्यता कभी नदियों के किनारे छोटी छोटी बस्तियों के रूप में पनपी थी, वो आखिर कैसे आगे चलकर दुनिया के सबसे विशाल और भव्य विश्वविद्यालयों का केंद्र बन गई। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इंसानी सोच, समाज और अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से बदल जाने की एक बेहद रोमांचक यात्रा थी। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम अतीत को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर शहर और चारागाह, लौह क्रांति, दार्शनिक जागरण और साम्राज्य और आक्रमणकारी से होते हुए शिक्षा के चरमोत्कर्ष तक पहुंचेंगे। भाग 1, अतीत को समझना। भारतीय इतिहास की ये विशाल विकास यात्रा एक बहुत ही बड़ी और उलझी हुई पजल को सॉल्व करने जैसी है। हजारों साल पहले असल में क्या हुआ था, इसके सुराग हमें पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कि पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेखों और उस दौर के साहित्यिक स्रोतों से मिलते हैं। यही वो चीजें हैं जो इतिहास के पन्नों में जान डाल देती हैं। अतीत को डिकोड करने की ये प्रक्रिया वाकई जबरदस्त है। 1837 का साल तो एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। इस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। इसके साथ ही जूनागढ़, प्रयाग और ऐहोल के अभिलेख, वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथ और मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण हमें उस समय की राजनीति और समाज का एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देते हैं। भाग 2, शहर और चारागाह। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दो शुरुआती सभ्यताओं के बीच का अंतर कितना ज्यादा विपरीत था। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता थी, एकदम हाईटेक और शहरी, जहां ग्रिड सिस्टम वाली सड़कें और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, और ठीक उसके बाद आने वाला शुरुआती वैदिक समाज पूरी तरह से ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित हो गया। एक महान शहरी सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का जन्म, है ना, एकदम चौंकाने वाला बदलाव। भाग 3, लौह क्रांति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर लोहे की खोज ने तो जैसे इतिहास की रफ्तार ही बढ़ा दी। ये एक क्लासिक कॉज एंड इफेक्ट, या कह लें एक शानदार डोमिनो इफेक्ट था। लोहे के औजारों से जंगल कटे तो खेती के लिए जमीन बढ़ी, खेती बढ़ी तो अनाज का सरप्लस हुआ। इस सरप्लस ने व्यापार को जन्म दिया, जिससे वैश्य वर्ग अचानक से बहुत ताकतवर हो गया। और जब इस वर्ग के पास पैसा और पावर आई तो उन्होंने उस समय की जन्म आधारित कठोर वैदिक जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती देना शुरू कर दिया। और इस पूरी आर्थिक और राजनीतिक क्रांति का रिजल्ट था ये नंबर 16। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 शक्तिशाली महाजनपदों का जिक्र मिलता है। सोचिए, कबीले अब विशाल राज्य बन चुके थे। और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि वज्जी संघ की राजधानी वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र बनी। राजतंत्र के उस दौर में भी लोकतंत्र के बीज पनप रहे थे। ये लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। भाग 4, दार्शनिक जागरण। जब पैसा और राजनीति बदलती है तो समाज की सोच भी बदलती है। वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए थे, और संस्कृत भाषा आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती थी। इसके अलावा नई कृषि अर्थव्यवस्था को खेतों में काम करने के लिए बैलों की सख्त जरूरत थी, इसलिए पशु बलि का कड़ा विरोध होने लगा। इन सभी चीजों ने मिलकर समाज में एक ऐसा घर्षण पैदा किया जिसने नए, सरल और अहिंसा पर आधारित विचारों के लिए एक परफेक्ट जमीन तैयार कर दी। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन से निकला है, जिसका मतलब है अपनी इंद्रियों यानी मन, वाणी और शरीर को जीत लेने वाला। इस परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और एक बहुत ही प्रगतिशील तथ्य जो हमें ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है वो ये कि 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी धार्मिक संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। उस दौर के हिसाब से ये पुरानी परंपराओं से एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी ब्रेक था। भाग 5, साम्राज्य और आक्रमणकारी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। जब मध्य भारत में महाजनपद फल फूल रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणों की लहरें आ रही थीं। ईरानी हखामनी साम्राज्य के साइरस और डेरियस से लेकर यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर तक।
डेरियस प्रथम ने तो बाकायदा गांधार को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा ही बना लिया था। लेकिन भारत के पूर्व में स्थित मगध का क्षेत्र इन विदेशी आक्रमणों से बिल्कुल अछूता रहा और इसी शांति और सुरक्षा का फायदा उठाकर मगध ने इतिहास का सबसे विशाल और केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यह साम्राज्य प्रशासन और ताकत के मामले में कितना बेजोड़ था। भाग 6 शिक्षा का चरमोत्कर्ष। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला महाविहार ये कोई आम शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान और दर्शन का एक ऐसा भव्य और विशाल संस्थान था जिसकी वास्तुकला और ख्याति का डंका पूरी दुनिया में बजता था। यहाँ एडमिशन मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। विक्रमशिला के 6 अलग-अलग द्वारों पर अपने समय के सबसे प्रकांड विद्वान द्वार पंडित के रूप में बैठते थे। नरोप और ज्ञानश्री मित्र जैसे दिग्गजों द्वारा ली जाने वाली एक बेहद मुश्किल प्रवेश परीक्षा पास किए बिना कोई भी छात्र अंदर कदम नहीं रख सकता था। शिक्षा का ये स्टैंडर्ड वाकई अद्भुत है और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि ये संस्था कितने विशाल पैमाने पर ऑपरेट कर रही थी। 160 विशाल विहार, 3000 छात्र और तो और विदेशी तिब्बती विद्वानों के लिए एक पूरा अलग गेस्ट हाउस। महान विद्वान अतीश दीपंकर ने यहीं से निकलकर तिब्बत में ज्ञान का डंका बजाया। लेकिन फिर 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। कहते हैं इसकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि आग लगने के बाद किताबें 6 महीने तक जलती रहीं। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। प्राचीन भारत का ये सफ़र सिर्फ ईंट और पत्थरों की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम किस ऊंचाई तक पहुंचने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर ज्ञान के इतने विशाल संस्थान मलबे में बदल सकते हैं तो ज़रा सोचिए ह्यूमन इंजेन्युइटी का और कितना खजाना अभी भी ज़मीन के नीचे दबे होने का इंतज़ार कर रहा है। इस ऐतिहासिक सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।